हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने एक करंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा G20 ग्रुप ऑफ 20 भी इसको कहा जाता है। क्यों न्यूज़ में है, क्या इसके पीछे भारत के क्या लाभ हैं, और भारत में जो G20 की समिट हो रही है, इसमें जो जम्मू कश्मीर में भी इसका कुछ पार्ट कंडक्ट करवाया गया है, उसके क्या मायने हैं दुनिया के सामने, और पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर क्यों परेशान है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मैं अभय प्रताप सिंह, चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। दोस्तों, अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, जो G20 ग्रुप है हमारा, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप देखेंगे, ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोगी मंच है, जिसमें आर्थिक के साथ साथ यहाँ पर आप देखें सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया में जो बड़े देश हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके द्वारा इस ग्रुप को बनाया गया है। ठीक ना। अब रिसेंटली चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, यानी कि एक वर्ष G20 की अध्यक्षता करने वाला है। अगर कोई देश G20 की अध्यक्षता करता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष सप्ताह में इसकी मीटिंग होती हो। इसके प्रोग्राम कंटिन्यू 1 साल तक चलते रहते हैं, जिसमें जो देश इसके सदस्य होते हैं या फिर जो देश इसको कंडक्ट करवा रहा है, उनके द्वारा जिन देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, वो लोग आकर यहाँ पर क्या करते हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं, जो सदस्य देश हैं उनके डेलीगेट्स आते हैं। तो अलग अलग शहरों में जहाँ इसका आयोजन होना होता है, वहाँ पर अलग अलग शहरों में आप देखेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर मीटिंग होती है। जैसे कि आपने भारत में देखा हुआ, जयपुर में देखा, लखनऊ में देखा, ठीक ना। और साउथ तरफ जाएंगे आप, बेंगलोर में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मीटिंग होती है। जयपुर में देखें हम, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर यहाँ पर मीटिंग होती है सदस्य देशों के साथ में। ऐसे अलग अलग शहरों में आप देखेंगे, भारत के अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो इसकी अलग अलग मीटिंग चल रही हैं। अभी जम्मू कश्मीर में भी इसकी मीटिंग कंडक्ट करवाया गया था, जिस पर हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें आप आगे देखेंगे, देखिए अभी हम बात करने के वाले हैं G20 में कौन कौन से देश आपके शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन। देखिए बाकी तो यहाँ पर 19 देश हैं, लेकिन एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ये यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जो आपका ग्रुप ऑफ 20 है उसमें कितने सदस्य हैं, तो उसमें आप बोलेंगे कि यूरोपियन यूनियन को जोड़कर यहाँ पर टोटल 20 हैं। और अगर देश वाइज देखें तो 19 देश हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका यूरोपियन यूनियन। अगर हम इन देशों की लोकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे, देखिए इस मैप में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज़ जो यहाँ पर हैं उनकी आपको यहाँ लोकेशन देखने को मिल जाएगी। अब इस इमेज में आपको जो ब्लू कलर की या जो स्काई कलर की यहाँ पर आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, कंट्री दिखाई दे रही है, इनको आपको इग्नोर करना है। बाकी जो ऑरेंज कलर से आप यहाँ पर देख रहे हैं उनको आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे यहाँ पर कनाडा है, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि, और मैक्सिको है। अगर हम यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम यूरोप में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप में आपको कौन कौन से देश देखने को मिल रहे हैं। यूरोप में आपको जर्मनी देखने को मिल रहा है, इटली देखने को मिल रहा है, यूके देखने को मिल रहा है, फ्रांस देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आप देखेंगे जो यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन है, जिसमें 27 से 28 कंट्रीज़ यहाँ पर ऐड है। 27 से 28 कंट्रियाँ हैं इसमें। तो इसका जो पूरे देशों का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, ये पूरा एक कॉलोनी के रूप में कार्य करता है यूरोपियन यूनियन। किसी एक स्पेशल वीडियो में हम यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पर इसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद हम आते हैं एशिया में। तो एशिया में आप पाएंगे यहाँ पर कौन कौन से देश हैं आपके। यहाँ पर रसिया हुआ, तुर्की हुआ, इंडिया हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ठीक ना, PR चाइना यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ, जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ। ये यहाँ पर आप देखेंगे 19 देश, कितने, 19 कंट्रीज़ प्लस
वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, 19 देश हैं। तो इस चीज़ के हमने टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल आपके हो गए यहाँ पर 20। तो इस चीज़ की हमने यहाँ पर बात की। अब हम आगे अगर देखते हैं तो आगे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है G20 समूह है, जो इतिहास है इसका उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो गठन हुआ था ये 1999 में हुआ था। 1999 से आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला जो दशक था इसमें, उसमें केवल जो किसी देश के कुछ ही नेता यहाँ पर शामिल हुआ करते थे, ठीक है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक में के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिससे विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करने के वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य जो इतने भी मध्यम आय वाले देश हैं उनको ग्रुप में शामिल कर वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। अगर हम पावर के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे G20 जो देशों का समूह है, इसमें जितनी भी दो देश सदस्य हैं, इसमें दुनिया के कुल आबादी 60% को कवर करते हैं। जो 20 देश है आपके, उसमें आप देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर आप पाएंगे जो टोटल आबादी है उसका केवल 20 देशों में 60% है, और जो 20 देशों की GDP है वो टोटल दुनिया की GDP का 80% है, और जो वैश्विक व्यापार है उसका 75% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन आपका देखने को मिलेगा आपको। और लगभग आप देखेंगे 2 या 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी बात करते हैं। इसके बाद इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 से 4 मेंबर ही देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ये। अब इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्ष शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 17वें G20 की बात करते हैं तो ये कहाँ संपन्न हुआ था आपका, ये नवंबर 2022 में संपन्न हुआ था आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाद ही भारत को इसकी सदस्यता दी गई है। सदस्यता तो पहले से, मतलब इसकी जो समिट भारत में होनी है उसकी जो आधिकारिक यहाँ पर सत्ता हस्तांतरण एक तरह से होता है, जो अधिकारों का हस्तांतरण होता है वो किया गया था, ठीक ना। तो भारत ने दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता को ग्रहण किया। अब भारत अगले 1 वर्ष तक G20 के लिए यहाँ पर आप कहेंगे जितनी भी समिट होंगी सारी कहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी, भारत में कंडक्ट की जाएंगी। अब जब भारत में इसको कंडक्ट किया जा रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि जो G20 हमारा संगठन है, इसमें आप देखेंगे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स होते हैं या फिर जितने भी हमारी समिट्स होती हैं उनके लिए एक स्पेशल थीम दी जाती है। जैसे कि ओलंपिक के लिए अलग थीम होती है, वर्ल्ड कप के लिए अलग थीम होती है, तो हर चीज़ के लिए अलग से थीम दी जाती है। तो इंडिया की तरफ से जो G20 की थीम दी गई है वो थीम कौन सी है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, भारत अध्यक्षता कर रहा है 1 साल के लिए। अब इसका जो थीम है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत का सबसे फेमस नारा है, सबसे प्रसिद्ध नारा है, कौन सा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक कुटुंब, यानी कि एक परिवार और एक भविष्य, ठीक ना। तो इस चीज़ को भारत यहाँ पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। तो इसको जो लिया गया, ये जो आपका नारा है कौन सा, अब वसुधैव कुटुंबकम वाला, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये यहाँ जो महाउपनिषद है, महाउपनिषद के प्राचीनतम संस्कृत पाठ से इसको लिया गया है दोस्तों। काफ़ी फेमस नारा है। जब भी भारत के PM या फिर कोई भी भारत की तरफ से पार्लियामेंट में, उसमें भी जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें वो महासभा को संबोधित करने के लिए जाता है, इस नारे को जरूर वो वहाँ पर दोहराता है। अब हम देखेंगे G20 में आप देखेंगे दोस्तों एक शब्द आपको काफ़ी देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रोइका। ट्रोइका जो शब्द है दोस्तों, ये आप G20 में जब भी देखेंगे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। अब ट्रोइका शब्द को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ट्रोइका का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रोइका का मतलब होता है, यहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, किसकी, G20 की। तो ट्रोइका जो संगठन है, जो ट्रोइका जो ग्रुप बनता है G20 के अंतर्गत, ये आपके 3 देश इसमें शामिल किए जाते हैं। एक तो वो देश होता है जिस देश में उस वर्ष G20 की समिट होने वाली है। जैसे कि 2023 में भारत में समिट होने वाली है, तो ट्रोइका का एक सदस्य कौन सा होगा, भारत होगा। एक सदस्य देश वो होता है जिसने पिछले वर्ष
G20 की समिट को यहाँ पर अपने देश में आयोजित किया था। तो पिछली साल 2021 में 2022 में आप देखें 17वीं जो G20 की समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में। तो एक सदस्य तो भारत हो गया क्योंकि 2023 की होनी है, और 2022 की थी किसने, आपके इंडोनेशिया ने। तो एक ट्रोइका का सदस्य इंडोनेशिया हो गया, तो 2 सदस्य हो गए। अपने एक तीसरा सदस्य और होता है दोस्तों, वो हम उस सदस्य को शामिल करते हैं जिसमें आने वाले वर्ष में उस देश में G20 की समिट शामिल हो, G20 की समिट आयोजित होने वाली हो। तो अगली जो समिट है भारत के बाद ये होगी आपकी ब्राज़ील में। तो ट्रोइका में और कौन शामिल होगा, ट्रोइका में और शामिल होंगे आपका ब्राज़ील। तो 3 देश मिलकर ट्रोइका बनाते हैं, जिसमें से एक देश तो वो होता है जिसमें उस वर्ष G20 की समिट होनी हो, जैसे कि 2023 में भारत की होनी है। एक पिछले वर्ष वाला जो अध्यक्ष रहा है, पिछले वर्ष जो समिट हुई थी उसका अध्यक्ष रहा है तो इंडोनेशिया, और एक देश ऐसा होता है जो अगली वर्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, उसको भी यहाँ पे ट्रोइका में शामिल किया जाता है। तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप पाएंगे ट्रोइका 3 देशों का संगठन है, ठीक है। भारत में ट्रोइका कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं, ठीक। यही बात है कि अब जब भारत में इसका अंतिम सेशन किया जाएगा तो भारत से अध्यक्षता ब्राज़ील को दे दी जाएगी। ये हमने बात की ट्रोइका की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दावली है इससे संबंधित, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए एक तो होता है कि जो उसके सदस्य होते हैं, जैसे G20 में ये सदस्य हैं, इसके साथ में भारत में जब इसकी जो मीटिंग है वो होने वाली है, तो इसके लिए भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने पर्सनल ओपिनियन के द्वारा कुछ और देशों को यहाँ पर शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है। ये कौन से हैं आपके, ये आपके बांग्लादेश हैं, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों को भारत के द्वारा विशेष अतिथि के तौर पर, स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहाँ पर इनको इनवाइट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो प्राथमिकताएं हैं, जो आपका G20 संगठन है, इसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं। देखिए लगभग हर समिट में एक ही प्राथमिकता रहती है इनकी, उसी को ये लोग दोहराते हैं और सशक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राथमिकताओं में बात करते हैं, समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, ठीक। दूसरा, जीवन पर्यावरण के लिए जीवन शैली। फिर आपका अगला, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीक सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन आप कंटिन्यू सुन रहे होंगे, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये पूरे क्या है, प्राथमिकताएं हैं G20 की। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अधिदेश। अगर हम अधिदेश की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो कार्य कैसे करता है G20 आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसका कोई एक ऑफिस, स्थायी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ इसका ऑफिस हो, ठीक। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ठीक। इसमें आप देखें जैसे शेरपा के रूप में जाना जाता है। इसका जो मुख्य स्थापना की गई थी G20 की, ये वित्तीय जो केंद्रीय बैंक होते हैं, हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, भारत का है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से मनी को कंट्रोल करता है। उन सभी के जो गवर्नर्स हैं उनको यहाँ पर हर वर्ष एक साथ मिलने के लिए यहाँ पर इस ग्रुप को स्थापित किया गया था। लेकिन अब इसमें आप देखेंगे साल भर इसमें अलग अलग तरह के अधिकारी और मंत्रियों की मीटिंग होती हैं, जैसे भारत में आप देख रहे होंगे। और एक मीटिंग जो लास्ट में होगी उसमें सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष जोर दिया गया है। यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 1999 से लेकर 2008 से केंद्रीय बैंकों, गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के समूह से लेकर राज्यों के प्रमुख तक इन मंचों को नेताओं ने मजबूत करने में इस मंच को काफ़ी अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों ये पूरा जो है, अब इसमें जो आपका G20 था इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब इससे रिलेटेड हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष में इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके सदस्य यहाँ पर हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। देखिए मैं अगर आपको इसके आंसर की बात करें, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, बने रहें समृद्धि आई इसके साथ।